हाँ भी आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। देखिए अब जो अपने चैप्टर करेंगे वो है एंजाइम, ठीक। और इसका पार्ट फर्स्ट आज अपने शुरू कर रहे हैं। और ये मेरे नंबर, आपको कोई भी दिक्कत है टॉपिक से संबंधित तो मुझे कॉल कर सकता है। देखिए अपनों ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक। वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये चैप्टर अपनों ने कंप्लीट कर लिया है। और ये चैप्टर कौन से यूनिट का था? अभी फर्स्ट यूनिट का। और फर्स्ट यूनिट में आपके 3 चैप्टर है। एक तो ये हो ही गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। और तीसरा है स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन। तो ये 3 चैप्टर है जिनमें से अपनों ने एक कर लिया है। जो बाकी के 2 चैप्टर है ना वो सिंपल है, सरल है, ठीक है। तो उनके बारे में वो अपने नहीं देखेंगे, ठीक। अपने इस YouTube चैनल पर उन्हीं चैप्टर्स की बात करेंगे, ठीक, या उन्हीं का अध्ययन करेंगे जो थोड़े लंबे हैं या जो मुश्किल है, ताकि उनको समझने के लिए, ठीक, आपके पास पर्याप्त समय हो या आपको पर्याप्त समय मिल जाए, ठीक। तो जो मुश्किल चैप्टर्स है वो अपने इस YouTube चैनल पर करेंगे, ठीक। और जब आपकी नॉर्मल वे में क्लासेस शुरू हो जाएगी, यानी जब स्कूल खुल जाएंगे, जब क्लास लगेगी, तो इन चैप्टर्स को, जो मुश्किल चैप्टर्स है वो दोबारा रिवाइज हो जाएंगे। तो आपके मुश्किल चैप्टर्स एक बार तो यहाँ पर हो जाएंगे और एक बार जो बाद में स्कूल लगने के बाद में जो क्लास लगेगी वहाँ पर हो जाएंगे। तो इनको आप बेटर तरीके से समझ पाओगे। अगर आप अपने सिंपल चैप्टर की बात यहाँ पर कर ले, सिंपल चैप्टर्स अपने इस YouTube चैनल पर कर ले, तो आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो अपने उन्हीं चैप्टर्स की बात करेंगे YouTube पर जो मुश्किल है और जो लंबे है, ठीक। और ये जो चैप्टर है एंजाइम, ये यूनिट 2 का चैप्टर है, अभी यूनिट 2 का, ठीक। तो अपने प्रत्येक यूनिट से मुश्किल चैप्टर लेंगे और उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले यूनिट में तो ये हुई कि अपना तो लंबा और थोड़ा मुश्किल था। अब दूसरी यूनिट शुरू कर दी अपनों ने, जिसमें से ये एक चैप्टर है एंजाइम, ठीक। ये इतना मुश्किल तो नहीं है, ठीक, लेकिन जब अपने श्वसन करते हैं और जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो अपने को एंजाइम के बारे में पता होना चाहिए भी, ठीक। श्वसन और प्रकाश संश्लेषण, ये 2 चैप्टर जो आपने आगे आएंगे, ठीक, ये चैप्टर मुश्किल है, थोड़े हार्ड है, ठीक। और ये अपने तभी करते हैं जब अपनों ने एंजाइम पढ़ रखा हो, ठीक। तो इन चैप्टर्स को समझने के लिए भी अपने को एंजाइम का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए अपने इस चैप्टर की बात करें एंजाइम की, ठीक, जो इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जब अपन ये करेंगे, ये थोड़े मुश्किल है और इनको समझने के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए? एंजाइम का बेसिक पता होना चाहिए। इसीलिए अपने आज एंजाइम करेंगे। तो अपना चैप्टर है अभी एंजाइम, और आपकी किताब के अकॉर्डिंग कितने नंबर चैप्टर है? 9 नंबर। अब देखिए एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम, ठीक, जो एंजाइम्स है ये प्रोटीन प्रकृति के कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन प्रकृति के कार्बनिक पदार्थ है, ठीक, जो रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, ठीक। अब आपसे पूछ ले कि एंजाइम्स क्या है, तो एंजाइम्स प्रोटीन प्रकृति के कार्बनिक पदार्थ है जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, ठीक। देखिए हमारे शरीर में अनेक बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है और उन बायोकेमिकल रिएक्शंस यानी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित कौन करता है? एंजाइम से करता है, ठीक। देखिए हमारे शरीर में एंजाइम्स की वही भूमिका है जो भूमिका
रसायन में उत्प्रेरक की है। आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, वहाँ पर उत्प्रेरक पढ़ते हो, तो केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पर उत्प्रेरक आप पढ़ते हो, और जो उत्प्रेरक की भूमिका है रसायन विज्ञान में, वही भूमिका एंजाइम्स की हमारे शरीर में है। उत्प्रेरक क्या करता है? रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है, और एंजाइम क्या करता है? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। ठीक, अब अंतर क्या है? केमिस्ट्री में जो आप उत्प्रेरक पढ़ते हो ना, केमिस्ट्री में जो उत्प्रेरक पढ़ते हो, उत्प्रेरक का काम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करना। ठीक, लेकिन जो उत्प्रेरक होते हैं वो प्रोटीन प्रकृति के नहीं होते भी। ठीक, केमिस्ट्री में आप उत्प्रेरक पढ़ते हो, ठीक, और जो उत्प्रेरक है वो प्रोटीन प्रकृति के नहीं होते। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो एंजाइम्स है वो क्या काम करता है? वो जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। काम तो सेम ही है, जो काम उत्प्रेरक करता है वही काम एंजाइम्स करते हैं या एंजाइम करता है। ठीक, उत्प्रेरक आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो और एंजाइम, ठीक, ये जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, या जब अपने बायोलॉजी पढ़ते हैं तब एंजाइम्स के बारे में अपने अध्ययन करते हैं। ठीक, और एंजाइम्स किस प्रकृति के होते हैं? प्रोटीन प्रकृति के। और जो एंजाइम्स है इनको हिंदी में अपने जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं, जैव उत्प्रेरक। ठीक, क्या कहते हैं? जैव उत्प्रेरक। तो यहाँ पर आपको पूछ ले कि उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक यानी एंजाइम में क्या समानता है, तो दोनों ही जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको उत्प्रेरित करते हैं। ठीक, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है और एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। काम इनका एक ही है, अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करना। ठीक, एंजाइम और उत्प्रेरक का। लेकिन अंतर क्या है? उत्प्रेरक प्रोटीन प्रकृति के नहीं होते हैं, लेकिन एंजाइम से प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन हो गया एंजाइम्स का। अब अपने आगे देखते हैं। अब अगला टॉपिक अपना एंजाइमों का इतिहास। एंजाइमों का इतिहास। देखिए, एंजाइम के जैव उत्प्रेरक के रूप में पहचान बर्जीलियस ने की थी। एंजाइम की जैव उत्प्रेरक के रूप में पहचान किसने की? बर्जीलियस ने। बर्जीलियस ने की। बर्जीलियस। तो एंजाइम की जैव उत्प्रेरक के रूप में पहचान किसने की? बर्जीलियस ने। यानी बर्जीलियस ने बताया था कि जो एंजाइम्स है वो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। अगला देखिए, एडवर्ड बुकनर ने ईस्ट कोशिकाओं से जाइमेज नामक एंजाइम खोजा। तो एडवर्ड बुकनर ने ईस्ट कोशिकाओं से एक एंजाइम खोजा भी। ईस्ट कोशिकाओं से एक एंजाइम खोजा जिसका नाम क्या है? जाइमेज। ठीक है, तो एक बात और है कि जाइमेज सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम है भी। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम। ठीक, एडवर्ड बुकनर ने ईस्ट कोशिकाओं से एक एंजाइम खोजा। ठीक, या एडवर्ड बुकनर ने ईस्ट कोशिकाओं में एक एंजाइम का पता लगाया जिसको नाम क्या दिया गया? जाइमेज। और यह सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम है। और ये जो जाइमेज है ना, ये किस में भूमिका निभाता है? किस प्रक्रिया में? किण्वन में, फर्मेंटेशन, जो अपने शोषण में करेंगे, फर्मेंटेशन। किण्वन भी एक जैव रासायनिक क्रिया है ये भी। ठीक, अब देखिए जो जाइमेज है ना, एक्चुअल में ये कॉम्प्लेक्स एंजाइम है। क्या है? कॉम्प्लेक्स एंजाइम है। ठीक, जो जाइमेज है एक्चुअल में क्या है? कॉम्प्लेक्स एंजाइम है। ठीक, तो ये अपना हो गया एडवर्ड बुकनर के बारे में।
ठीक। कॉम्प्लेक्स एंजाइम क्या होता है? कॉम्प्लेक्स एंजाइम का मतलब है कई एंजाइमों का समूह है, ठीक। यानी जाइमेज एक सिंगल एंजाइम नहीं है, ठीक। जाइमेज कई एंजाइमों का समूह है, ठीक। हाँ, अपने नॉर्मली कह देते हैं कि जाइमेज एक एंजाइम है, ठीक, लेकिन रियल में क्या है, यह कई एंजाइमों का समूह है जाइमेज, ठीक। यानी एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम आप इसको कह सकते हो। अब आगे देखिए, एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विली कोहेन ने किया। एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? विली कोहेन ने। किसने किया? विली कोहेन ने किया। तो आपसे पूछ रहे कि एंजाइम शब्द किसने दिया? तो विली कोहेन ने। अब देखिए आगे, जेबी सुमनर, जेबी सुमनर ने सर्वप्रथम एंजाइम का क्रिस्टलीय रूप प्राप्त किया भी। जेबी सुमनर ने सर्वप्रथम एंजाइम का क्रिस्टलीय रूप प्राप्त किया, और उन्होंने किस एंजाइम का क्रिस्टलीय रूप प्राप्त किया? यूरिएज का। किसका? यूरिएज, ठीक। जेबी सुमनर ने सर्वप्रथम एंजाइम का क्रिस्टलीय रूप प्राप्त किया, किस एंजाइम का? यूरिएज का। और ये काम क्या करता है? यूरिया का जल अपघटन, यूरिया का जल अपघटन, ठीक। अब देखिए आगे, सुमनर एवं नॉर्थरोप, सुमनर एवं नॉर्थरोप ने यह प्रमाणित किया कि समस्त एंजाइम रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन होते हैं। सुमनर एवं नॉर्थरोप, ठीक। सुमनर एवं नॉर्थरोप, ठीक। इन्होंने यह प्रमाणित किया कि समस्त एंजाइम रासायनिक दृष्टि से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। अब देखिए, सुमनर, ठीक, और नॉर्थरोप तथा स्टेनले, सुमनर, नॉर्थरोप तथा स्टेनले या स्टेनली, ठीक। इन तीनों को प्रोटीन संबंधी कार्य के लिए 1947 में नोबेल प्राइज मिला भी। 1947 में क्या मिला? नोबेल प्राइज, ठीक। तो ये हो गया अपना एंजाइमों का इतिहास। तो सुमनर और नॉर्थरोप ने तो प्रमाणित किया था कि समस्त एंजाइम रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन होते हैं, और सुमनर, नॉर्थरोप और स्टेनले को प्रोटीन संबंधी कार्य करने के लिए 1947 में क्या मिला? नोबेल पुरस्कार। अब देखिए, एक टर्म और आती है, राइबोजाइम। मैंने आपको ये बताया कि जो एंजाइम होते हैं ना, एंजाइम वो क्या है? रासायनिक दृष्टि से क्या होते हैं? प्रोटीन। लेकिन वर्तमान में ऐसे एंजाइमों की खोज की गई है जो प्रोटीन ना होकर किसके बने होते हैं? आरएनए के, ठीक। अधिकांश एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के हैं, ये तो क्लियर है।
ठीक। लेकिन कुछ एक एंजाइम ऐसे भी हैं जो प्रोटीन प्रकृति के ना होकर किसके बने हुए हैं, यानी जिनकी प्रकृति क्या है, आरएनए। ठीक, यानी वो एक प्रकार के आरएनए मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है कि अधिकांश एंजाइम्स प्रोटीन प्रकृति के होते हैं या प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जो किसके बने होते हैं, आरएनए के, और उनको अपने क्या कहते हैं, राइबोजाइम। जैसे कि पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज, पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज ये एक प्रकार का क्या है, राइबोजाइम है भी। और ये आप किस में पढ़ते हो, ट्रांसलेशन में, ट्रांसलेशन में, यानी जब अपने अनुवादन पढ़ते हैं ना, प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया आपने 11वीं क्लास में पढ़ी है, अनुवादन ट्रांसलेशन, तो वहाँ पर ये एंजाइम भी आपने सुना होगा। इसका काम होता है पेप्टाइड बॉन्ड बनाना। ठीक, तो ये क्या एक राइबोजाइम है। देखिए राइबोजाइम की खोज किसने की, यानी सबसे पहले राइबोजाइम के बारे में किसने बताया, टी-सेक और अल्टमैन ने, अल्टमैन कह लो या अल्टमैन, टी-सेक और अल्टमैन ने सर्वप्रथम राइबोजाइम की खोज की। और राइबोजाइम क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक, इसके अलावा आरएनए संबंधन, आरएनए संबंधन से जो एंजाइम, आरएनए संबंधन स्प्लाइसिंग, इंग्लिश में कहते हैं स्प्लाइसिंग, यानी आरएनए स्प्लाइसिंग से संबंधित जो एंजाइम है ना, वो भी क्या एक राइबोजाइम ही है। तो अपने पास राइबोजाइम के दो उदाहरण हो गए, पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज और आरएनए स्प्लाइसिंग से संबंधित एंजाइम। ये आरएनए स्प्लाइसिंग आपने कहाँ पर पढ़ी है, जब आपने ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स पढ़ा है, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, यानी यूकैरियोट्स में अनुलेखन, ये टॉपिक आपने जब पढ़ा है ना, तो वहाँ पर आरएनए स्प्लाइसिंग या आरएनए संबंधन भी आया है। और इस प्रक्रिया से संबंधित जो एंजाइम है ना, वो एक प्रकार का क्या है, राइबोजाइम है। तो ये अपना हो गया है। अभी आगे बात करते हैं एंजाइम की संरचना। एंजाइम की संरचना, देखिए मैंने आपको ये बताया है कि जो एंजाइम है वो प्रोटीन के बने होते हैं। अधिकांश एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक, अब देखिए कि सभी एंजाइम शुद्ध रूप से प्रोटीन के बने हो यह जरूरी नहीं है। तो एंजाइम की संरचना की बात कर रहे हैं अपनी, तो मैंने आपको यह बताया था कि जो एंजाइम है ना, एंजाइम का मुख्य घटक या मुख्य भाग या एंजाइम मुख्य रूप से किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। ठीक, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जिनमें प्रोटीन तो मिलता ही है, साथ में कुछ अप्रोटीनी भाग भी मिलता है। एक बात और यहां पर पहले ये बात भी देखिए साथ आप कि जो एंजाइम है ना, अधिकांश एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। और सारी की सारी प्रोटीन क्या नहीं होती, एंजाइम में नहीं होती। ये भी आपको ध्यान रखना है कि एंजाइम जो है ना, अधिकांश एंजाइम किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। और सारी की सारी प्रोटीन्स क्या नहीं होती, एंजाइम में नहीं होती। दूसरी बात, एंजाइमों की संरचना की बात करें तो कुछ एंजाइम ऐसे हैं,
कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो कंप्लीटली किसके बने होते हैं, प्रोटीन के, यानी विशुद्ध रूप से वो प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के अलावा उनमें कुछ नहीं होता। तो कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो विशुद्ध रूप से प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के अलावा उनमें कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जिनमें प्रोटीन तो मिलती है, यानी प्रोटीन तो मुख्य घटक होता ही है, साथ में अप्रोटीनी भाग भी मिलता है, अप्रोटीनी भाग भी मिलता है। ठीक। और दूसरी बात, कुछ एंजाइम्स ठीक ऐसे भी हैं जो किसके बने होते हैं, आरएनए के, जिनको अपने क्या कहते हैं, राइबोजाइम। तो यहाँ पर इन बातों को दोबारा रिपीट कर लीजिए, अपने एंजाइम की संरचना की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि जो एंजाइम्स है ना, अधिकांश एंजाइम्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन सारी की सारी प्रोटीन क्या नहीं होती, एंजाइम नहीं होती। फिर कुछ एंजाइम विशुद्ध रूप से किसके बने होंगे, प्रोटीन के अलावा उनमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जिनमें मुख्य घटक तो प्रोटीन ही होता है और साथ में अप्रोटीनी भाग भी मिलता है। ठीक। और कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो आरएनए के बने होते हैं, जिनको अपने कहते हैं राइबोजाइम। अब देखिए, अपने संरचना की बात करें तो एंजाइमों को दो भागों में डिवाइड करते हैं। संरचना की बात करें तो अपने एंजाइम्स को कितने भागों में डिवाइड करते हैं, दो भागों में। सरल एंजाइम्स और सुगमी एंजाइम्स, सरल एंजाइम्स एवं सुगमी एंजाइम्स। देखिए, सरल एंजाइम्स वो होते हैं जो विशुद्ध रूप से किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। ऐसे एंजाइम्स जो केवल प्रोटीन के ही बने हैं, प्रोटीन के अलावा उनमें कुछ भी नहीं है, उनको कहते हैं सरल एंजाइम्स। और सुगमी एंजाइम्स वे होते हैं जिनमें प्रोटीन भी है और साथ में अप्रोटीनी भाग भी मिलता है, अप्रोटीनी भाग। ठीक। तो सुगमी एंजाइम्स कौन हो गए, जिनमें मुख्य घटक तो प्रोटीन ही होगा, लेकिन साथ में अप्रोटीनी भाग भी मिलता है। और यह अप्रोटीनी भाग एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है भी। जो अप्रोटीनी भाग है वो एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए क्या होता है, आवश्यक है। ठीक। तो अपने पास दो तरह के एंजाइम हो गए हैं, सरल एंजाइम और सुगमी एंजाइम। सरल एंजाइम केवल प्रोटीन के बने होते हैं और सुगमी एंजाइम, ठीक, सुगमी एंजाइम वे होते हैं जिनमें मुख्य भाग तो प्रोटीन ही होता है, ठीक, लेकिन प्रोटीन के साथ अप्रोटीनी भाग भी मिलता है। ठीक। और अप्रोटीनी भाग एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए क्या है, आवश्यक है। अब देखिए सरल एंजाइम के उदाहरण, यूरिएज, एमाइलेज। सरल एंजाइम के उदाहरण, जो यूरिएज है ना, यूरिएज, एमाइलेज, ठीक, यूरिएज, एमाइलेज, ये कैसे एंजाइम है, सरल एंजाइम है। इसके अलावा पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सभी सिंपल एंजाइम है, सरल एंजाइम है। यूरिएज, एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये किसके एग्जांपल है, सरल एंजाइम के। यानी ये जो एंजाइम्स है वो केवल किसके बने हैं, विशुद्ध रूप से क्या है, ये प्रोटीन ही है, विशुद्ध रूप से प्रोटीन के बने हुए हैं। ठीक। यूरिएज मैंने आपको बता ही दिया, यूरिया का जल अपघटन से संबंधित है। और ये जो एंजाइम है ना, आपने पाचन तंत्र जब पढ़ा था वहां पर पढ़े हैं, पाचन तंत्र से संबंधित है, एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। ठीक। तो ये हो गया अपना सरल एंजाइम। अगला टॉपिक अपना सुगमी एंजाइम। और सुगमी एंजाइम के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इनमें प्रोटीन और अप्रोटीनी भाग होता है। ठीक। अब देखिए, जो सुगमी एंजाइम है ना, उनको अपने होलो एंजाइम भी कहते हैं, होलो एंजाइम या होलो एंजाइम्स भी कहते हैं।
जो सुगमी एंजाइम्स हैं उनको क्या कहते हैं अपने, होलो एंजाइम्स। ठीक, अगर अपने स्ट्रक्चर बना के देखें, क्या इनको चित्र की सहायता से प्रदर्शित करें सुगमी एंजाइम्स को, तो अपने ऐसे प्रदर्शित करते हैं भी। ये एक प्रकार का सुगमी एंजाइम हो गया। सुगमी एंजाइम को अपने क्या कहते हैं, होलो एंजाइम। ठीक, और ये किसके बने होते हैं, दो घटकों के, प्रोटीन और अप्रोटीनी भाग। तो ये जो है ना, ये अपना कौन है, ये प्रोटीन घटक है अभी, और ये अप्रोटीनी घटक है। ये क्या है, अप्रोटीनी घटक। तो अपने दो हो गए हैं, प्रोटीन और अप्रोटीनी घटक, और ये क्या है, सुगमी एंजाइम या होलो एंजाइम है। जो प्रोटीन घटक है ना, उसको अपने कहते हैं एपो एंजाइम। क्या कहते हैं, एपो एंजाइम। और जो अप्रोटीनी घटक है उसको अपने कहते हैं को फैक्टर, यानी सहकारक। ठीक, तो जो हेलो एंजाइम है उसमें जो प्रोटीनी भाग है वो कहलाएगा एपो एंजाइम, और जो अप्रोटीनी घटक है, जो अप्रोटीनी भाग है, उसको कहते हैं अपने को फैक्टर या सहकारक। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, यह जो सहकारक है यानी जो कोफैक्टर है, ये एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए क्या होता है अभी, आवश्यक होता है। ठीक, और कोफैक्टर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ये जो कोफैक्टर है ना, ये कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। जो सहकारक है यानी जो कोफैक्टर है वो 3 प्रकार के हैं। पहला है प्रोस्थेटिक समूह है, प्रोस्थेटिक समूह है। दूसरा है कोएंजाइम, और तीसरा है धातु आयन, या इसको अपने सक्रियक भी कहते हैं। ठीक, तो जो अप्रोटीनी घटक यानी जो सहकारक यानी कोफैक्टर जो है वो कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। ठीक, और जो सहकारक है वो किससे जुड़ा रहता है, जो अप्रोटीनी घटक है वो किससे जुड़ा रहता है, एपो एंजाइम से, और क्या बनता है, होलो एंजाइम। और सहकारक या कोफैक्टर कितने प्रकार के हैं, 3 प्रोस्थेटिक समूह है, कोएंजाइम, धातु आयन या सक्रियक। ठीक, अब अपने अगली क्लास में इन तीनों की डिटेल करेंगे भी। सहकारक अपने देखेंगे, सहकारक ठीक कितने प्रकार के, ये तो अपने देख लिया। ठीक, 3 प्रकार के हैं, लेकिन इनका मतलब क्या है, प्रोस्थेटिक समूह है और कोएंजाइम में क्या अंतर है, धातु आयन क्या होते हैं, इनके बारे में अपने नेक्स्ट क्लास में